Hello everyone, welcome to my channel Exam Ready. I hope you all are doing fine. So आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैरिज। ठीक है, सो मैरिज आपके सोशियोलॉजी में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में हम मैरिज का मीनिंग, फंक्शन और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। सो अब सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि मैरिज होती क्या है। नॉर्मली हम मैरिज को सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मानते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में मैरिज का बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है। उसे बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने मैरिज को अलग अलग एंगल से डिफाइन किया है। कुछ उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, कुछ चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग पर और कुछ सोशल अप्रूवल पर। तो अब एक एक करके समझते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट ने मैरिज का मतलब कैसे वो किया है। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास वेस्टरमार्क की। वेस्टरमार्क ने बोला है अ ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल लास्टिंग बियॉन्ड द एक्ट ऑफ प्रोपगेशन। सो वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, देखो, ड्यूरेबल कनेक्शन और बियॉन्ड द एक्ट ऑफ प्रोपगेशन। सो ड्यूरेबल कनेक्शन का मीनिंग है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, और प्रोपगेशन का मतलब है रिप्रोडक्शन या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना। सो वेस्टर्न मार्क ये कह रहे हैं कि मैरिज सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। अगर मैरिज का पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन होता तो चाइल्ड बर्थ के बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में मैरिज उससे कहीं ज्यादा है। मैरिज इमोशनल सपोर्ट देती है, कंपेनियनशिप देती है और एक परमानेंट फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। इसीलिए वेस्टर्न मार्क मैरिज को एक लॉन्ग टर्म सोशल रिलेशनशिप मानते हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहती है। सेकंड डेफिनेशन हम देख रहे हैं मैलिनोस्की की। इन्होंने कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। सो मैलिनोस्की का फोकस चिल्ड्रन पर है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब आप लीगल एग्रीमेंट मत समझना। इसका मतलब होता है कि मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैरिज के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। बच्चे के बर्थ के बाद उसकी अपब्रिंगिंग, प्रोटेक्शन, एजुकेशन और केयर कौन करेगा। मैरिज इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है। इसीलिए मैलिनोस्की कहते हैं कि मैरिज सिर्फ चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनकी मेंटेनेंस और अपब्रिंगिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगली डेफिनेशन है रॉबर्ट लोई की। इन्होंने बोला है रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। सो इस डेफिनेशन में अगेन दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला है रिलेटिवली परमानेंट। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि मैरिज हमेशा लाइफ लॉन्ग ही रहेगी, नहीं, मैरिज टूट भी सकती है। इसलिए उन्होंने परमानेंट के साथ रिलेटिव वर्ड यूज किया है, क्योंकि सोसाइटीज में ऑफ कोर्स डिवोर्स भी अलाउड होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज है परमिसिबल मेट्स। एग्जाम्पल के लिए है कि सोसाइटी में क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच मैरिज अलाउड नहीं होती है, जैसे कुछ सोसाइटीज में। लोई ये कहना चाहते हैं कि मैरिज एक सोशली अप्रूव्ड और रिलेटिवली स्टेबल रिलेशन है। लास्ट डेफिनेशन है एल्फ्रेड मैक्लंगली। इन्होंने बोला है पब्लिक जॉइनिंग ऑफ अ मैन एंड अ वुमन एज हस्बैंड वाइफ अंडर सोशल रेगुलेशंस। सो इस डेफिनेशन में फोकस है पब्लिक रिकॉग्निशन पर। मैरिज कोई सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं होती है। सोसाइटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है कि अब ये दो इंडिविजुअल्स हस्बैंड और वाइफ हैं। इसी रिकॉग्निशन के लिए रिचुअल्स, सेरेमनीज और लीगल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हिंदू मैरिजेस में फेराज होते हैं, कोर्ट मैरिज में रजिस्ट्रेशन होता है। इन सब का पर्पस सोसाइटी को ये बताना है कि ये रिलेशनशिप अब ऑफिशियली एक्सेप्टेड है। इसीलिए अल्फ्रेड मैक्लंगली कहते हैं कि मैरिज एक पब्लिक और सोशली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हम इन सब डेफिनेशंस को कंबाइन करें तो एक कॉमन आइडिया सामने आ रहा है। मैरिज एक सोशली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, एक रिलेटिवली परमानेंट रिलेशनशिप है जो हस्बैंड वाइफ को कनेक्ट करती है, चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग को इंश्योर करती है और सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम बात करते हैं मैरिज के फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल।
फाउंड इन वर्चुअली एवरी ह्यूमन सोसाइटी अक्रॉस ऑल कल्चर्स। सो देखो, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हर ह्यूमन सोसाइटी में आपको मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि सेरेमनीज और रिचुअल्स अलग हो, बट एज एन इंस्टीट्यूशन इट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज। जैसे आपको मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में भी आपको मैरिज मिल जाएगी, और यही मैरिज आपको ट्राइबल सोसाइटीज में भी मिल जाएगी। अब हो सकता है कि इनके रिचुअल्स बहुत अलग हो, सेरेमनीज मैरिज परफॉर्म करने की अलग हो, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन तो आपको मिलेगा ना। बस उसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है मैन एंड वुमेन बॉन्ड डिफाइंस अ यूनियन बिटवीन पार्टनर्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। तो इसका मतलब ये है कि कल्चर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैरिज का बेसिक आइडिया तो सेम ही है। हर सोसाइटी मैरिज के थ्रू दो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप को सोशली रिकॉग्नाइज करती है। मैरिज सेरेमनी का अगेन स्टाइल अलग हो सकता है, रूल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन क्रिएट करने का पर्पस हर सोसाइटी में कॉमन होता है। नेक्स्ट है enduring bond. Marriage lasts beyond sex. It's a lifelong commitment. सो enduring का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। मैरिज को टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं माना जाता, ये जनरली एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है। इसीलिए सोशोलॉजिस्ट मैरिज को enduring बॉन्ड कहते हैं। मैरिज के साथ फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कमिटमेंट भी जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल अप्रूवल, रिक्वायर रिकॉग्निशन एंड सैंक्शन फ्रॉम द सोसाइटी। अब मैरिज को रिकॉग्निशन तभी मिलती है जब सोसाइटी उसे परमिशन दे दे। मतलब आप देखो कि अगर कोई ऐसे दो, जैसे आप एग्जांपल ले लो गे मैरिज। सो सब पहले गे मैरिज अलाउड नहीं होती थी, लेकिन जब से मॉडर्नाइजेशन आई है, वेस्टर्नाइजेशन की कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तब से धीरे धीरे सोशल अप्रूवल मिलने लगा है। ठीक है, सो यही चीज है। जब तक मान लो आपने मान लो दो इंडिविजुअल से शादी कर भी ली, लेकिन उसे सोशल अप्रूवल ही नहीं मिला, तो उसकी सैंक्टिटी तो नहीं है ना। इसीलिए मैरिज को बोला गया इट रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल। अब अगला फीचर है सेरेमनी। इट इज मार्क्ड बाय रिचुअल्स, राइट्स, पब्लिक सेलिब्रेशंस। सो ये तो ऑब्वियस है कि मैरिज में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं। मैरिज को हर अपने रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बहुत कॉमन चीज है। नेक्स्ट है म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो देखो, जब दो लोगों की शादी होती है तो वो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस कुछ क्रिएट हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो हस्बैंड है वो लाइक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, जैसे हस्बैंड की ड्यूटी मान लो कि वो ब्रेड अर्नर होगा, और वाइफ की ड्यूटी मान लो वो बच्चों का ध्यान रखेगी। ये ऑपोजिट भी हो सकता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग। तो ये कुछ की फीचर्स थे मैरिज के। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैरिज। सो अब क्वेश्चन आता है कि मैरिज सोसाइटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? आखिर मैरिज का पर्पस क्या है? सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैरिज कुछ इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये फंक्शन सोसाइटी को स्टेबल और ऑर्गेनाइज बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो अब एक एक फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। रेगुलेट सेक्स लाइफ, controls and channels sexual impulses, prevents chaos via incest taboo. सो देखो, मैरिज का सबसे बेसिक फंक्शन है सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करना। हर सोसाइटी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए कुछ रूल्स बनाती है। मैरिज उन रूल्स को फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप्स किन लोगों के बीच सोशली एक्सेप्टेबल है और किन के बीच नहीं है। इसी वजह से मैरिज सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। Next is establish family, leads to procreation, determines descent, inheritance and succession. So मैरिज का दूसरा मेजर फंक्शन है फैमिली एस्टैब्लिश करना। फैमिली सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है, और फैमिली का फाउंडेशन मैरिज होती है। मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ मिलकर एक न्यू फैमिली यूनिट क्रिएट करते हैं। प्रोक्रिएशन का अगेन मतलब है चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना। मैरिज सोशली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चे पैदा होते हैं और रेस किए जाते हैं। लेकिन फंक्शन सिर्फ रिप्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है। मैरिज ये भी डिसाइड करती है कि चाइल्ड किस फैमिली का मेंबर माना जाएगा, इसी को डिसेंट कहते हैं।
इनहेरिटेंस का मतलब है अगेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर। सक्सेशन का मतलब है पोजीशन या स्टेटस का ट्रांसफर। सो मैरिज क्लियर करता है कि फैमिली प्रॉपर्टी और राइट्स किस जनरेशन से किस जनरेशन तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन की प्रॉपर्टी है, अब उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी, चिल्ड्रन को मिलेगी या पेरेंट्स को मिलेगी। इन क्वेश्चंस का आंसर फैमिली और मैरिज सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन पार्टनर्स, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो मैरिज सिर्फ एक इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है। हिस्टोरिकली हस्बैंड और वाइफ दोनों फैमिली के इकोनॉमिक सर्वाइवल में कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। अगेन डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनली हस्बैंड अर्निंग एक्टिविटीज करता था और वाइफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट करती थी। मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट में दोनों पार्टनर्स अर्न भी कर सकते हैं, सॉरी मॉडर्न सोसाइटीज में दोनों पार्टनर्स अर्न भी कर सकते हैं और हाउस होल्ड वर्क भी शेयर कर सकते हैं। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज को कंबाइन करना। इनकम, सेविंग्स, प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलकर फैमिली वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं। सपोज हस्बैंड 50 के अर्न कर रहा है और वाइफ 40 के, अलग अलग यूज करने की जगह दोनों मिलकर रेंट, एजुकेशन और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। सो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टिम्युलेशन, builds love, affection, intellectual companionship between partners. सो मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। हम सबको अफेक्शन और कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। मैरिज इन इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मैरिज के थ्रू सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, पार्टनर्स एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपकी हेल्प करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, डिसीजंस जो है वो मिलकर लेते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और लाइफ गोल्स अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। इसी रीजन से सोशोलॉजिस्ट मैरिज को इमोशनल कंपेनियनशिप का सोर्स मानते हैं। नेक्स्ट इज सोशल सॉलिडारिटी, बॉन्ड फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, रिड्यूस सोशल डिस्टेंस। सोशल सॉलिडारिटी का मतलब है सोशल यूनिटी और सोशल इंटीग्रेशन। तो मैरिज सिर्फ दो इंडिविजुअल्स को कनेक्ट नहीं करती है, ये दो फैमिलीज को भी कनेक्ट करती है। कई बार दो विलेजेस, क्लैंस या कम्युनिटीज के बीच भी रिलेशन एस्टैब्लिश करती है मैरिज। इसी प्रोसेस को सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। सो मैरिज के थ्रू दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, कोऑपरेशन इंक्रीज होता है इससे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन वेडिंग्स में आप देखते हैं कि सिर्फ ब्राइड और ग्रूम नहीं मिलते हैं, दोनों फैमिलीज के बीच भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसी वजह से मैरिज को सोशल सॉलिडारिटी का सोर्स माना जाता है। सो अगेन अगर इसे कंक्लूड करना हो तो सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मैरिज के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज सेक्स लाइफ को रेगुलेट करना, सेकंड इज फैमिली एस्टैब्लिश करना और रिप्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, थर्ड इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करना, फोर्थ इज इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप देना, और लास्टली सोशल सॉलिडारिटी और सोशल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना। इसीलिए मैरिज को सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीगाइनी। सो ये आपका एक फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। तो देखो यार पहले ये पॉलीगैमी का ये एक फॉर्म होता है। सो पॉलीगैमी एक जनरल टर्म है कि उसका मतलब होता है कि मल्टीपल स्पाउसेस। अब वो आदमी के भी हो सकते हैं और औरत के भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलीगाइनी स्पेसिफिकली मतलब होता है कि एक आदमी की मतलब वन मैन की मल्टीपल वाइज होंगी। इस पॉली का मतलब होता है मैनी और गाइनी का मतलब होता है विमेन। तो ऐसे याद रखना मैनी विमेन, ठीक है। इसमें यहाँ पे नीचे भी लिखा है वन मैन प्लस मल्टीपल वुमेन। सब ये दो फॉर्म्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज सोरोरल और सेकंड है नॉन सोरोरल। सो देखो सोरोरल में क्या होता है, जैसे एक आदमी की बहुत सारी वाइव्स हैं, तो जो वाइव्स है ना वो आपस में सिस्टर्स होती थी, ठीक है। और अगेन नॉन सोरोरल का मतलब है कि वाइव्स जो है वो अनरिलेटेड होती थी और ये प्रैक्टिस किया जाता था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जैसे मान लो पुराने जमाने में ये बहुत होता था कि जो किंग्स होते थे वो बहुत सारी शादियां क्यों कर लेते थे, ताकि दो किंगडम्स की आपस में अलायंस स्ट्रांग हो सके। सो ये नॉन सरोरल का एग्जाम्पल था। और
जो ये सोरोरल है, इसमें जो है वो वाइफ सिस्टर होती थी, और ये रिलेट कहाँ प्रैक्टिस होती थी, जहाँ ब्राइड प्राइस ज्यादा बहुत हाई होता था। तो ये उस तब इकोनॉमिकल होता है उस सिचुएशन में कि सिस्टर से मैरिज कर लिया आपने। अब ये मेन क्वेश्चन तो ये है कि पॉलीगाइनी डेवलप ही क्यों हुआ। तो देखो, पॉलीगाइनी उस सिचुएशन में डेवलप हुआ जब किसी सोसाइटी में ज्यादा वुमेन की पॉपुलेशन है देन मेन, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक एडवांटेज। जैसे इकोनॉमिक एडवांटेज में आप एग्जांपल ले लो, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी में लेबर्स की बहुत जरूरत होती थी, तो मल्टीपल वाइज होंगी आपकी, तो ज्यादा लोग हो जाएंगे आपको फील्ड्स को मैनेज करने में, ठीक है। ये एग्जांपल आप ले सकते हो इकोनॉमिक एडवांटेज में। फील्ड्स, लाइवस्टॉक और हाउस होल्ड वर्क में लेबर इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका स्टेटस और प्रेस्टीज। सो कई ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मल्टीपल वाइव्स रखना पावर और वेल्थ का सिंबल माना जाता था, ठीक है। फिर है चाइल्डलेसनेस ऑफ फर्स्ट वाइफ। मान लो आपकी फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन वो कुछ रीजन की वजह से चिल्ड्रन नहीं हो पा रहे थे आपके, तो कुछ सोसाइटीज उस केस में सेकंड मैरिज अलाउ करती थी। फिर है मेंस ईयर राउंड सेक्स सर्ज। सो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि मेन की सेक्सुअल डिजायर ईयर राउंड एक्टिव रहती है, इसीलिए मल्टीपल वाइफ्स उस केस में भी अलाउड थी। डिजायर फॉर मोर चिल्ड्रन। अब कुछ सोसाइटीज, मतलब जैसे एग्रीकल्चर और ट्राइबल सोसाइटीज में लार्ज फैमिलीज को इकोनॉमिक एसेट माना जाता था, इसलिए ज्यादा चिल्ड्रन की डिजायर भी पॉलीगाइनी का रीजन बनी। सो देखो, पॉलीगाइनी का सिंपल सा मतलब है कि वन मैन विद मल्टीपल वाइफ्स। इसके दो टाइप्स है, सोरोरल पॉलीगाइनी, इट मींस वाइव्स आर सिस्टर्स, और नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी, इसका मतलब है वाइव्स आर अनरिलेटेड। ये फॉर्म हिस्टोरिकल सोसाइटीज में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिप्रोडक्टिव रीजंस की वजह से डेवलप हुई थी, लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में इसका प्रैक्टिस अब काफी कम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, दैट इज पॉलीएंड्री। सो पॉली का मतलब हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि मैनी, पर एंड्री का मतलब होता है मैन, यानी एक वुमेन और मल्टीपल हस्बैंड्स। सो पॉलीएंड्री में एक ही विमेन के एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड्स के साथ मैरिड रिलेशनशिप्स होती है। सो ये दुनिया में काफी रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है, जहाँ पॉलीगाइनी की कई सोसाइटीज में मिल जाती है, वहीं पॉलीएंड्री बहुत लिमिटेड कम्युनिटीज में ही देखने को मिलती है। इसी वजह से सोशियोलॉजिस्ट पॉलीएंड्री को एक्सेप्शनल फॉर्म ऑफ मैरिज भी बोलते थे। अब इसके टाइप्स हैं अगेन, जैसे फर्स्ट है फ्रेटर्नल लेवीरेट। सो फ्रेटर्नल का मतलब होता है ब्रदर्स। सो इस टाइम में एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, और वो हस्बैंड्स आपस में रियल ब्रदर्स होते हैं। कॉमन अमंग तोड़ास ऑफ इंडिया। सो मान लो तीन भाई हैं, अलग अलग शादी करने की बजाय वो एक ही विमेन से मैरिज कर लेंगे। सो ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि तोड़ा सोसाइटी है, एक तोड़ा ट्राइब्स है एक्चुअली इंडिया में, वहां पे ब्रदर्स एक ही वाइफ शेयर करते हैं। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को डिवाइड होने से बचाना है। अगर हर ब्रदर अलग अलग मैरिज करेगा और अलग अलग फैमिली बनाएगा, तो ये लैंड और रिसोर्सेज छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। सो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आते हैं नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें लिखा है हस्बैंड्स आर अनरिलेटेड, वाइफ डिवाइड टाइम्स बिटवीन ईच, ठीक है। सो यहाँ पे हस्बैंड्स आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी विमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, लेकिन वो ब्रदर्स या रिलेटिव्स नहीं होते हैं। इस अरेंजमेंट में विमेन अलग अलग हस्बैंड्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करती है, हस्बैंड्स एक दूसरे के रिलेटिव नहीं होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अगेन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हिस्टोरिकली नायर और टिबेटियन कम्युनिटीज रीजन्स में ऑब्जर्व किया गया पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस। यहाँ फोकस प्रॉपर्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर था, ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप पर। अब है व्हाई पॉलीएंड्री डेवलप क्यों हुई पॉलीएंड्री। सो देखो, मेन रीजन तो है कि स्कैरसिटी ऑफ वुमेन। कुछ सोसाइटीज में विमेन की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम थी,
जब विमेन की नंबर कम हो और मेन की ज्यादा हो तो पॉलीएंड्री डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज हैवी ब्राइड प्राइस एंड पॉवर्टी। तो देखो यार, एक ना पहले के जमाने में चीज होती थी ब्राइड प्राइस। तो जो ब्राइड की फैमिलीज होती थी ना, वो एक प्राइस को वो करती थी, मतलब प्राइस आगे रखती थी और उसी प्राइस में ब्राइड से फिर शादी कर सकते थे। वो प्राइस जो है वो ग्रूम की फैमिली को देना पड़ता था। तो मान लो जिन सोसाइटीज में ब्राइड का प्राइस बहुत हाई हो, तो वहां हर ब्रदर के लिए अलग अलग वाइफ अरेंज करना इकोनॉमिकली डिफिकल्ट था। तो इसीलिए ब्रदर्स मिलकर एक ही वाइफ शेयर करते थे। तो ये फैमिलीज के लिए एक प्रैक्टिकली फाइनेंशियली प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरह डेवलप हुआ। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है गर्ल चाइल्ड की किलिंग। हिस्टोरिकली कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में प्रैक्टिस देखी गई थी, जैसे कि तोड़ास। तो वहां पे क्या रिजल्ट हुआ कि फीमेल पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। सो जब इवेंचुअली पॉपुलेशन कम हो गई विमेन की, तो पॉलीएंड्री का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग प्रॉपर्टी इंटैक्ट। सो ये पॉलीएंड्री का सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन है। पर्टिकुलरली टिबेटियन सोसाइटीज में फैमिली लैंड को डिवाइड होने से बचाना काफी इम्पोर्टेंट माना जाता था। अगर हर सन की फैमिली अलग होती, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लैंड छोटे पीसेस में डिवाइड होती चली जाती। पॉलीएंड्री ने प्रॉपर्टी को यूनाइटेड रखा। मान लो, इमेजिन करो एक फैमिली के पास 10 एकड़ लैंड है और चार बेटे हैं। अगर सबकी अलग अलग मैरिज होती तो लैंड डिवाइड होती रहती। पॉलीएंड्री में सब ब्रदर सेम फैमिली यूनिट मेंटेन करते हैं, इसीलिए लैंड इंटैक्ट रहती है। अब हम बात करते हैं इसके सोशल इम्प्लीकेशंस की। सोशल इम्प्लीकेशन मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल पैटर्निटी। तो देखो, जब एक ही वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे तो बायोलॉजिकल फादर चिल्ड्रन का आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से कुछ सोसाइटीज ने बायोलॉजिकल फादर की जगह सोशल फादर का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया था। सोशोलॉजिकल फादरहुड प्रैक्टिस। सो इसका मतलब है कि फादरहुड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटरमिन होती थी। यानी जो हस्बैंड चाइल्ड की अपब्रिंगिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा, सोसाइटी उसे ही फादर मान लेगी। चाहे बायोलॉजिकल फादर कौन हो, ये सेकेंडरी हो जाता है फिर। ठीक है। नेक्स्ट है कीप बर्थ रेट लो। अब पॉलीएंड्री में रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली लिमिटेड होती है, इसी वजह से बर्थ रेट नेचुरली कम रहता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट मेथड भी माना है। नेक्स्ट इज रिक्वायर कोऑपरेशन अमंग हस्बैंड्स। पॉलीएंड्री तभी सक्सेसफुल वर्क कर सकती है जब हस्बैंड्स के बीच में कोऑपरेशन हो। पर्टिकुलरली फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में ब्रदर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है, और अगर कोऑपरेशन ना हो तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है। सो कंक्लूजन में अगर आपको बोलना हो, सो पॉलीएंड्री एक बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें वन वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स। इसके दो मेजर टाइप्स हैं, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में जो हस्बैंड्स हैं वो ब्रदर्स होते हैं, और नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में जो हस्बैंड्स हैं वो रिलेटेड नहीं होते हैं। ये मेनली वुमेन की स्कैर्सिटी, पॉवर्टी, हाई ब्राइड प्राइस और प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखने के रीजन से डेवलप हुई थी। इसका सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजिकल फादरहुड, जहां फादरहुड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप से नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटरमाइन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं मोनोगैमी में। सो मोनोगैमी बहुत ही कॉमन और यूनिवर्सल फॉर्म है। इट मीन्स वन मैन प्लस वन वुमन। सो ये मोनोगैमी एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और प्रैक्टिस है। ये सबसे स्टेबल और यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ मैरिज मानी जाती है, और मॉडर्न सोसाइटीज में ये डोमिनेंट फॉर्म है। ठीक है। सो इसका सिंपल मीनिंग है कि एक मैन की एक वाइफ और एक वुमेन का एक ही हस्बैंड, यानी एक समय पर एक ही स्पाउस। ठीक है। आज इंडिया में समेत दुनिया के मोस्टली हर कंट्रीज में लीगली मोनोगैमस मैरिज सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। यूनिवर्सली प्रैक्टिस, नियर
1:1 sex ratio makes it only true universal form. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में सिर्फ मोनोगैमी ही एग्जिस्ट करती है, बल्कि इसका मतलब है कि मोनोगैमी दुनिया के लगभग हर सोसाइटी में मिलती है। चाहे किसी सोसाइटी में पॉलीगाइनी हो, फिर भी मेजॉरिटी मैरिजेस जो है वो मोनोगैमस ही होती हैं। ठीक है। सो सेक्स रेशियो का मतलब है मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो। नॉर्मली नेचर में मेल और फीमेल पॉपुलेशन लगभग इक्वल होती है। अगर 100 मैन है तो अप्रोक्सीमेटली 100 वुमेन भी होंगी। इसी सिचुएशन में सबसे प्रैक्टिकल अरेंजमेंट भी मोनोगैमी ही माना जाते हैं। अगर एक मैन मल्टीपल वाइफ्स ले लेंगे तो मान लो कुछ मैन को तो स्पाउस ही नहीं मिलेगा, और अगेन फिर कुछ वुमेन अगर मल्टीपल मैन को मान लो अगर हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेंगी, मतलब मैरिज कर लेंगी उनके साथ, तो फिर कुछ वुमेन को तो हस्बैंड ही नहीं मिलेगा। इसी रीजन से सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेचुरल सेक्स रेशियो मोनोगैमी को सपोर्ट करती है। सेकंड इज इकोनॉमिकली बेटर, suited to ordinary incomes, no burden of multiple spouses. So अब सबसे पहला सॉरी सो इसमें लिखा है एक स्पाउस और एक फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियली इजियर होता है। अगर किसी पर्सन की मल्टीपल वाइज या मल्टीपल हाउस होल्ड होंगे तो एक्सपेंसेस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाउसिंग, फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर सबका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डिनरी इनकम वाले लोगों के लिए मोनोगैमी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, हाईएस्ट लव एंड अफेक्शन, फैमिली पीस एंड सॉलिडारिटी। सो मोनोगैमी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कंपैरेटिवली मोर इंटीमेट और स्टेबल माना जाता है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट का मानना ये भी है कि मोनोगैमी इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि अटेंशन और अफेक्शन सिर्फ एक ही स्पाउस पर फोकस्ड रहता है। कंपटीशन और जेलसी कंपैरेटिवली कम होती है। सो एज अ रिजल्ट फैमिली में पीस और हार्मनी मेंटेन रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल फैमिली लाइफ। इसमें भी वही पॉइंट है कि अमंग स्पाउसेस जेलसी नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटर सोशलाइजेशन, पेरेंट्स गिव फोकस अटेंशन टू चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। तो अब देखो इसमें लिखा है सोशलाइजेशन का मतलब है कि बच्चों को सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर सिखाना। फैमिली सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट होती है। सो मोनोगैमस फैमिलीज में पेरेंट्स अपना टाइम और रिसोर्सेज कंपैरेटिवली फोकस्ड वे में चिल्ड्रन पर स्पेंड करते हैं। एजुकेशन, डिसिप्लिन और इमोशनल डेवलपमेंट पर ज्यादा अटेंशन दिया जा सकता है। इसी वजह से सोशियोलॉजिस्ट मोनोगैमी को चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल भी मानते हैं। नेक्स्ट इज बेटर स्टेटस फॉर वुमेन, women enjoy social equality and rights not seen elsewhere. सो मोनोगैमी को वुमेन की सोशल पोजीशन इंप्रूव करने वाला सिस्टम भी माना जाता है। मोनोगैमी में जनरल हस्बैंड की अटेंशन और रिसोर्सेज एक ही वाइफ के साथ शेयर होती हैं। इससे वुमेन की पोजीशन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है। इनहेरिटेंस राइट्स, इमोशनल सिक्योरिटी और फैमिली स्टेटस भी इंप्रूव होता है। इसी रीजन से काफी मॉडर्न सोसाइटीज में मोनोगैमी को जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी सपोर्ट किया जाता है। सो मोनोगैमी एक ऐसी मैरिज फॉर्म है जिसमें वन मैन एंड वन वुमन मैरिड रिलेशनशिप में होते हैं। इसके मेजर एडवांटेजेस हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, स्टेबल फैमिली लाइफ, बेटर चाइल्ड सोशलाइजेशन, इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वुमेन। इसी वजह से मोनोगैमी को मॉडर्न सोसाइटीज में सबसे एक्सेप्टेड और आइडियल फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल्स ऑफ मैरिज, एंडोगेमी, एक्सोगेमी। सो अब तक हम मैरिज के फॉर्म्स पढ़ रहे थे, लेकिन हर सोसाइटी मैरिज अलाउ ही नहीं करती, बल्कि ये भी डिसाइड करती है कि मैरिज किन लोगों के साथ करनी चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। इन्हीं रूल्स को कहते हैं मैरिज रूल्स। सो सोसाइटी में दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वन इज एंडोगेमी एंड वन इज एक्सोगेमी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कंसेप्ट है, अब इन्हें देखते हैं। सो एंडोगेमी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और गैमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिंग विद इन द ग्रुप। सो एंड सो एंडोगेमी में इंडिविजुअल को अपने ही सोशल ग्रुप के अंदर स्पाउस चूज करना होता है। ग्रुप कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ट्राइब भी हो सकता है, ये सोशल क्लास भी हो सकती है।
सिंपल लैंग्वेज में अपने ग्रुप के अंदर ही शादी करनी है, ठीक है। कास्ट, ट्राइब, क्लास, रीजन एक्सेट्रा। सो ये एग्जांपल्स हैं एंडोगेमस ग्रुप्स के। इंडियन सोसाइटीज में कास्ट एंडोगेमी सबसे फेमस एग्जांपल है। ट्रेडिशनली ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स में मैरिज करते थे, राजपूत राजपूत में, जाट्स जाट्स में। इसी तरह कई रिलीजन्स भी अपने रिलीजन के अंदर मैरिज करना ही प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन अपनी सिर्फ अपनी कास्ट के अंदर मैरिज करता है तो वो कास्ट एंडोगेमी फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्रिजर्व्स ग्रुप यूनिटी एंड प्योरिटी। तो अब एंडोगेमी को सपोर्ट करने वाले लोग मानते हैं कि ग्रुप के अंदर मैरिज करने से ट्रेडिशंस और कल्चर प्रिजर्व रहता है, ग्रुप्स आइडेंटिटी स्ट्रांग रहती है। इसी वजह से हिस्टोरिकली कई सोसाइटीज ने एंडोगेमी को एनकरेज किया है। कीप्स वेल्थ विद इन द ग्रुप। सो ये एंडोगेमी का इकोनॉमिक रीजन है। जब मैरिज ग्रुप्स के अंदर होती है तो प्रॉपर्टी और वेल्थ भी उसी ग्रुप के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। इसी रीजन से रूलिंग क्लासेस और वेल्दी फैमिलीज हिस्टोरिकली एंडोगेमी को प्रेफर करती थी, ठीक है। अब एंडोगेमी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो फर्स्ट इज लिमिट्स चॉइस, डाउरी, पॉलीगाइनी। जब मैरिज ऑप्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप तक लिमिटेड हो जाती हैं तो सूटेबल स्पाउसेस की कमी हो सकती है। कई सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड मैरिज मार्केट कभी कभी डाउरी और पॉलीगाइनी जैसे प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। कैन ब्रीड हेट्रेड बिटवीन ग्रुप्स। जब हर ग्रुप सिर्फ अपने अंदर ही मैरिजेस करे और दूसरे ग्रुप से इंटरेक्शन कम हो तो सोशल डिवीजन जो होती है वो स्ट्रांग हो सकती है। इससे प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हो सकता है और इसके इसकी वजह से ग्रुप्स के बीच हेट्रेड या फिर हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज क्लोज इन ब्रीडिंग रिस्क। तो देखो, जब लॉन्ग पीरियड तक सेम ग्रुप के अंदर मैरिजेस होती है ना तो कई बार जेनेटिक्स प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इसी वजह से मॉडर्न सोसाइटीज में एक्सेसिव एंडोगेमी को डिस्करेज भी किया जाता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं एक्सोगेमी पे, दैट इज मैरिंग आउटसाइड द ग्रुप। इसमें ये नहीं होता है कि आपको अपनी ही ग्रुप में शादी करनी है, मतलब अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, अपने ही रिलीजन में शादी करनी है। आप अपने ग्रुप के आउटसाइड भी शादी कर सकते हो। सो एक्सोगेमी के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को अपने स्पेसिफिक ग्रुप के बाहर स्पाउस चूज करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अपने ग्रुप से बाहर शादी करना। अगेन, गोत्र, प्रवार, विलेज, पिंदा फॉर्म्स। इंडियन सोसाइटीज में एक्सोगेमी के ट्रेडिशनल फॉर्म्स मिलते हैं। सबसे पहले होता है गोत्र एक्सोगेमी। सेम गोत्र के मेंबर्स को कॉमन सिस्टर का डिसेंडेंट माना जाता है, इसलिए सेम गोत्र मैरिज ट्रेडिशनली प्रोहाइबिटेड थी। जैसे मान लो किसी आप अपने फैमिली मेंबर से पूछना, उससे पूछना कि गोत्र क्या है, तो आपको बोलेंगे जैसे कोई सी का गोत्र है कश्यप गोत्र है, तो वो जिसका कश्यप गोत्र है ना तो वो कश्यप दूसरे कश्यप गोत्र वाले से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें कॉमन सिस्टर्स का माना जाता है। मतलब आप चाहे दूर के ही पर आप भाई बहन माने जाओगे। इसीलिए आपको गोत्र में हिंदुइज्म में तो शादी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रवारा एक्सोगेमी। अगेन सेम स्पिरिचुअल लीनियज वाले लोग भी मैरिज नहीं करते हैं। विलेज एक्सोगेमी। कई विलेजेस में सेम विलेज के लड़का लड़की को भी अगेन ब्रदर सिस्टर जैसा ही माना जाता था, इसीलिए मैरिज विलेज से बाहर होती थी। पिंदा मैरिज। क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच भी मैरिज जो है वो प्रोहाइबिटेड होती है। इट प्रिवेंट्स इंसेस्ट एंड क्लोज इन ब्रीडिंग। ये एक्सोगेमी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये क्लोज ब्लड रिलेटिव्स के बीच मैरिज को प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स और बायोलॉजिकल रिस्क रिड्यूस होते हैं। एनकरेज इंटरकास्ट एंड इंटर ग्रुप टाइज। अगेन जब अपने बाहर के ग्रुप्स में आप शादी करोगे तो लोगों के बीच कनेक्शन बनेगा, डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के को कनेक्ट होंगे वो आपस में। तो जितनी ज्यादा इंटर ग्रुप मैरिजेस होंगी उतनी ज्यादा सोशल इंटीग्रेशन होगी। इसी रीजन से मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट एक्सोगेमी को सोशल यूनिटी प्रमोट करने वाला रूल भी मानते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं एक्सोगेमी की। फर्स्ट इज रिड्यूस सोशल डिस्टेंस। जब डिफरेंट ग्रुप्स के लोग मैरिजेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो बैरियर्स कम होते हैं, लोग एक दूसरे को बेटर समझते हैं, प्रेजुडाइज रिड्यूस होता है। सेकंड इज प्रमोट कम्युनल यूनिटी, ठीक है। तो मैरिजेस फैमिलीज को ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज को भी कनेक्ट करती है, इसलिए एक्सोगेमी लार्जर सोशल यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है। एंड लास्टली मोर
progressive and scientific. मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट जनरली एक्सोगेमी को प्रोग्रेसिव अप्रोच मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सोशल इंटीग्रेशन बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन कम होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वाइडर सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं। सो इसीलिए मॉडर्न सोसाइटीज में एक्सोगेमी को पॉजिटिवली देखा जाता है। सो अगर आपको एक ही लाइन में डिफरेंस याद रखना हो तो एंडोगेमी कहती है कि अपने ग्रुप के अंदर शादी करो, और एक्सोगेमी कहती है कि अपने ग्रुप के बाहर शादी करो। ये दोनों मैरिज रूल्स सोसाइटी के स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।